नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। हमारी खास पेशकश आप प्राइम न्यूज पर देख रहे हैं। राष्ट्रीय कमान, नारी अभिमान। केंद्र में बीजेपी तीसरी मर्तबा सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही है। कई राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार भी है। बीजेपी ऐसे राज्यों में भी सरकार बनाने में कामयाब रही जहां पहले से उसका जनाधार नहीं था। मसलन त्रिपुरा, ओडिशा जैसे राज्यों में बीजेपी मजबूत दलों को हराकर सरकार बनाने में कामयाब रही। पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर खुद को स्थापित किया। लेकिन तमाम राजनीतिक उपलब्धियों के बावजूद दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़ दें तो अन्य बाकी राज्यों में बीजेपी खुद को स्थापित नहीं कर पाई है, सेट नहीं कर पाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में करीब 2.5 साल की देरी हो चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस महीने निश्चित तौर पर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और नई कार्यकारिणी तय हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इन्हीं की भूमिका रहने वाली है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बीजेपी को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है और ये तीनों ही महिला कैंडिडेट दक्षिण भारत से हैं। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। उनकी हाल ही में पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के महासचिव बीएल संतोष से बीजेपी मुख्यालय में एक मुलाकात हुई है। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि दक्षिण भारतीय होने और पार्टी और मोदी सरकार का जाना माना चेहरा होने की वजह से वो पार्टी की महिलाओं में पहली पसंद हो सकती हैं। यही नहीं, 33% महिला आरक्षण के बाद ये बीजेपी के वादे में भी बिल्कुल मुफीद फिट बैठती हैं। दक्षिण भारत से दूसरा बड़ा नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी का। उन्हें भी इस पद का एक मजबूत दावेदार बताया गया है। वो बीजेपी की आंध्र प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। पुरंदेश्वरी कई भाषाओं की जानकार हैं। उन्होंने राजनीति में कई अहम पदों पर काम किया है। पुरंदेश्वरी को ऑपरेशन सिंदूर में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए चुना भी गया। वहीं संभावित महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तीसरा और अहम नाम है वंथी श्रीनिवासन का, जो तमिलनाडु से हैं। पेशे से वकील श्रीनिवासन वर्तमान में राज्य विधानसभा में कोयम्बटूर दक्षिण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वंथी 1993 में बीजेपी में शामिल हुई। तब से उन्होंने पार्टी में कई अहम भूमिकाएं अदा की हैं। वो तमिलनाडु की प्रदेश सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2020 में पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। 2022 में वो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली तमिल महिला है। यानी बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रही है। महिला हित भी सध जाए और दक्षिण भारत में हिट हो जाए। और ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि आखिर कैसे दक्षिण भारत को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, ये समझना भी जरूरी है। फटाफट प्रोफाइल समझ लेते हैं। जो तीनों महिला कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा है, सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं निर्मला सीतारमण। दक्षिण भारतीय होने से बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्ट्री का इनके पास अनुभव है। पार्टी और संगठन में मजबूत पकड़ रखती हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी को विस्तार मिलेगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बीजेपी के दक्षिण ड्रीम प्रोजेक्ट में एक अहम नाम, एक अहम चेहरा हो सकती हैं। 33% महिला आरक्षण के बाद बीजेपी के वादे में फिट बैठती हैं। यानी ये बड़ा चेहरा दक्षिण भारत में जो बीजेपी का सूखा है, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, उससे बेहतर बनाने में ये महिला चेहरा मदद कर सकती है। दूसरा बड़ा चेहरा जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं डी पुरंदेश्वरी। अध्यक्ष पद के लिए बहुत मजबूत दावेदार हैं। समझिए क्यों। आंध्र प्रदेश की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। दक्षिण भारत की राजनीति को समझती हैं। कई भाषाओं की जानकार हैं। राजनीति में अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। तो दक्षिण भारत का जो कैलकुलेशन और जो केमिस्ट्री है उससे वाकिफ है। ऑपरेशन सिंदूर का जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल बना था उसमें एक अहम चेहरा ये भी थी। तीसरा सबसे अहम नाम जिसका जिक्र करना जरूरी है वो है वंथी श्रीनिवासन। तमिलनाडु की रहने वाली। तमिलनाडु में बीजेपी को खासी दिक्कत है। श्रीनिवासन पेशे से वकील हैं। सरकार का पक्ष वक्त पर रखा है। राज्य विधानसभा में कोयम्बटूर दक्षिण का प्रतिनिधित्व करती हैं। 93 से बीजेपी में शामिल हुई। एक बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया। पार्टी में कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। तमिलनाडु की प्रदेश सचिव, महासचिव और यहां तक कि उपाध्यक्ष पद पर भी इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं। इसके अलावा अगर इनके जिम्मेदारियों और इनके जो क्रेडिट्स हैं उसकी बात करें, 2020 में महिला मोर्चा का इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वहां पर भी बेहतर तरीके से काम किया। 2022 में केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। इस पद पर भी उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया। इसके अलावा पार्टी में कई अहम भूमिकाओं पर वो रह चुकी हैं। पद पर पहुंचने वाली पहली तमिल महिला है जिससे चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया था। तमिलनाडु
कि प्रदेश सचिव रही हैं, महासचिव रही हैं, उपाध्यक्ष रही हैं, एक जाना माना चेहरा है। क्योंकि अगर आप बात करें, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनते बनते रह गई। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें वहां पर हैं, 21 सीटें एनडीए को मिली, वहां पर भी थोड़ा मजबूती दिखी है। लेकिन 16 सीटों पर जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी ने जीत दर्ज की। तो जो सूखा है बीजेपी का दक्षिण भारत में, उसे मिटाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है। अगर आप सिर्फ कर्नाटक को छोड़ दें, जहां पर किसी वक्त में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में थी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, येदियुरप्पा के कंट्रोल में पूरी वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, लेकिन उसके बाद भी वहां पर स्थितियां बेहतर नहीं बन पाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत क्यों अहम है। इन तमाम तीनों महिलाओं के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। जो चौथा ग्राफिक्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें यही सवाल हम दिखा रहे हैं, बीजेपी के लिए क्यों अहम है दक्षिण भारत। दक्षिण के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार फिलहाल नहीं है। कर्नाटक में थी, लेकिन वहां से हट गई है। इसके अलावा दक्षिण में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला होता है, जहां पे छुटपुट सरकार बनने की कोशिशें लगातार रही हैं। केरल में कांग्रेस, वाम दलों और सपा के बीच सरकार के अदला बदली, ग्राफिक्स रखिए पीसीआर। इसके अलावा तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके के बीच मुकाबला है, वहां भी बीजेपी कमजोर दिखाई देती है। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके की ताकत कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी प्रदेश में उनका जो जनाधार है बहुत मजबूत है। आंध्र प्रदेश की राजनीति दो क्षेत्रीय दलों के बीच अभी भी हो रही है। कांग्रेस टीडीपी आंध्र प्रदेश में मजबूत गढ़ के रूप में है। तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी अहम ताकत है। एनडीए की सरकार वहां बनते रह गई। पूरे तेलंगाना में बीजेपी की पकड़ नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों की मदद से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, जिनके जरिए हम दक्षिण भारत की राजनीति, वहां की सियासत और वहां के कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप भटनागर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सैनी आपको दिखाई देंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राम गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं प्रदीप भटनागर से करूंगा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, दक्षिण भारत की प्यास बीजेपी की अभी बुझ नहीं पाई है। कर्नाटक में बहुत मजबूत स्थिति बीजेपी की थी, लेकिन वहां से भी सरकार हाथ से चली गई। चाहे तेलंगाना की बात करें, रायलसीमा की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। अन्नामलाई तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन वहां भी अभी दाल ठीक से गली नहीं। लेकिन जो तीन चेहरे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, आज का हमारा जो खास कार्यक्रम है, क्या बीजेपी को महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रही है? प्रदीप जी। सुन रहा था, अभी आपने बताया कि कर्नाटका से हमारी सरकार चली गई है और हम बहुत कोशिश साउथ में कर रहे हैं। देखिए, भारत का अधिकार है पूरे देश में चुनाव लड़ने का, चाहे तमिलनाडु हो, मद्रास हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह। और हार जीत की बात प्राकृतिक चीजें, जीत और हार चलती रहती है। तो अगर शासन करता हो, किस तरह शासन करना है, प्रजा के लिए कैसे काम करना है, मूलभूत सिद्धांत जो पार्टी का और संगठन का है। ऑडियो प्लीज बढ़ाइए, सुन नहीं पा रहा हूं। रहेगा, प्लीज बढ़ाइए ऑडियो। जी पूछ रहे थे। जी प्रदीप जी, बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, देखिए, हमारा भी दक्षिण भारत का मुंह है और देख रहे हैं, और हमें भी प्रगति के पथ पे हमें भी विकास मिला है और हमें भी सफलताएं मिली हैं। आज हमारी केरल में भी हमारे एक माननीय सांसद जी बने हैं, और ये तो हौले हौले जैसे प्रगति विकसित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगे नई पार्टी है, चलते चलते पहुंच ही जाएगी पूरी। मगर जिस प्रकार केंद्र में पूरे देश से समर्थन और प्यार जो भारतीयों का मिला है, वही आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, जो आज वो तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जी नहीं, प्रदीप भटनागर, मेरा सवाल ये था कि निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी, वंथी श्रीनिवासन, ये तीन ऐसे नाम हैं जो दक्षिण भारत के बड़े चेहरे हैं राजनीति के, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं हैं। खबर लगातार आ रही है, और निर्मला सीतारमण जेपी नड्डा से मिली भी हैं, बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई है। दक्षिण में बीजेपी का सूखा अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती तो दो चीज़ें सध जाएंगी। पहला, जो 33% आरक्षण की बात बीजेपी करती है, वो भी सध रहा है। दूसरा, दक्षिण भारत में एक नारी को, एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को बहुत मजबूती भी मिलेगी। तो क्या ये जो केमिस्ट्री बिठाने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में कोई फायदा होगा इसका आपको? प्रदीप भटनागर। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी फायदे की राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र और देशव्यापी चीजों को लेकर चलती है। आपने कही राष्ट्रीय अध्यक्षा की बात, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्षा कोई भी बने भारतीय जनता पार्टी की, चाहे कोई महिला बने या पुरुष बने, ये संगठन में वही बनेगा जो उस लायक होगा। ये भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है, जनता के लोग अध्यक्ष जो नेतृत्व संगठन का करे, चाहे वो आदरणीय रीता
हमारे वित्त मंत्री जी हो चाहे अदर कोई भी हो, निर्मला सीतारमण जी हो, नेतृत्व जिसे मिलेगा वो नेतृत्व करेंगे, इसमें कोई नहीं। चलिए ठीक है, प्रदीप भट्टागर ठीक है, जो भी आएगा पार्टी का कार्यकर्ता आएगा। ठीक है। आशीष सैनी, कोई पारिवारिक कोई नहीं आएगा जी। एक घर का 27 साल नहीं, प्रदीप आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं पारिवारिक राजनीति की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैंने ये कहा कि दक्षिण भारत में बीजेपी बहुत कमजोर है। क्या 3 महिलाओं का नाम जो सामने आ रहा है दक्षिण भारत की सियासत में बहुत मजबूत, बहुत प्रखर चेहरा है, इससे क्या आपका तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सध जाएगा कि नहीं? सवाल ये था, कोई बात नहीं। आशीष सैनी प्रवक्ता है कांग्रेस के। आशीष, दक्षिण भारत में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में है, तो क्या ये जो तीन चेहरे, ये जो 3 नाम आ रहे हैं, इन 3 नामों से क्या कुछ सध जाएगा दक्षिण भारत में, या सिर्फ आपको लगता है कि कोशिश बहुत रंग नहीं लाएगी? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसमें भाजपा भी शामिल है, और वो अपने अंदर क्या संगठन में ऑर्गेनाइजेशन चेंज ला रहे हैं, क्या परिवर्तन ला रहे हैं, ये उनका एक निजी विषय है और वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी का इंटरनल मैटर। पार्टी अगर ये सोचती है कि साउथ से हम किसी महिला को लाएंगे और हम मजबूत हो सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और वो अपना हित देख रही है। लेकिन इसके पीछे असली स्थिति कुछ और है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक्सट्रीम लेवल पे बहुमत ला चुकी है। आप मैं अगर आकलन करूं तो राजस्थान में 25 से 25 सीटें लाए थे 2019 के चुनाव में। गुजरात में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा, मध्य प्रदेश में रहा, उत्तर प्रदेश में रहा, बिहार में वो अपने एक्सट्रीम लेवल के प्रदर्शन तक पहुंच चुकी है। अब उनको लगता है कि यहाँ पर क्योंकि अब उतना समर्थन मिलने की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान में 13 सीटें आ गई कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में 33 आ गई समाजवादी पार्टी की, और सबकी मिला देंगे तो और अधिक बैठ रही है। उसके बाद हिंदी भाषी क्षेत्र से भाजपा का अब जब पलायन होना शुरू हुआ है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी नई जगहों पर अपने अपॉर्चुनिटी देखती है। भाजपा ने भी देखी है, ये एक सामान्य सी चीज है, कोई विशेष बात नहीं है। और लेकिन ये भाजपा का एक कल्चर रहा है। अभी इन्होंने कहा ना कि परिवारवाद और ये सब बातें, क्योंकि इनको पढ़ाई जाती है तो इनको यही याद रहता है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवारवादी ने लोगों के नाम बोलने लगूं तो कम से कम आधा घंटे का समय लगेगा। हर जगह इनके यहाँ परिवारवादी भरे पड़े। उसके बाद दोष किसको देंगे जी? कांग्रेस को दोष देंगे। कांग्रेस की जो अध्यक्षा हमारी रही है सोनिया गांधी जी, अगर जो परिस्थिति उनके हाथ में थी, वो 2004 में प्रधानमंत्री बन सकती थी, नहीं बनी। राहुल गांधी जी बन सकते थे, नहीं बने, उन्होंने मना कर दिया। तो ये चीजें, ये त्याग या इस तरह की चीजें को दिखाई नहीं देती। इन्हें केवल वो याद रहता है जो 2 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कागज इनके पास आ गए। अब सवाल दूसरा है। सवाल आपके चैनल पर यह है कि विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के रूप में जिनको ला रही है, तो उनसे क्या लाभ होगा? मेरा केवल यही उत्तर है आपके चैनल पर कि उससे इन्हें किसी को भी अध्यक्ष बनाइए, पूरी पार्टी में भरे पड़े लोग हजारों, किसी को भी बनाए, इनको किसी का कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को नहीं चुनती, जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं होते, वो केवल झूठ, जुमले और छल कपट से वोट देते हैं। वो किसी नेता के नेतृत्व में काम करके वोट नहीं देते। ठीक है, मैं अगले प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। मेरे साथ राम गुप्ता हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। राम गुप्ता, देखिए, मेरे सवाल का जवाब ना तो खेमचंद ने ठीक से दिया, सॉरी, ना प्रदीप जी ने दिया, ना आशीष सैनी ठीक से जवाब दे पाए। मैं उम्मीद करता हूं आप समझेंगे मेरा सवाल। मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूं। दक्षिण भारत में बीजेपी बहुत कमजोर है। अगर एक राज्य को छोड़ दें, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें थी, 17 बीजेपी जीत कर आई है, तो वहां पर भी सरकार बनते बनते रह गई। दूसरा, चाहे हम तेलंगाना की बात करें, रायलसीमा की बात करें, आंध्रा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन सब राज्यों में बीजेपी अभी भी संघर्ष कर रही है खुद को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन जो 3 चेहरे मैं आपको बता रहा हूँ, डी पुरंदेश्वरी का नाम बता रहा हूँ, निर्मला सीतारमण का नाम बता रहा हूँ, इसके अलावा वंथी श्रीनिवासन जो हैं, ये दक्षिण भारत की राजनीति का बहुत सशक्त चेहरा है। जयललिता जी को आपने सुना है, आपने देखा है, उनकी सियासत का तरीका देखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये तीनों प्रमुख महिलाएं दक्षिण भारत में बीजेपी का बेड़ा पार लगा पाएंगी, या आपको लगता है कि दक्षिण की पॉलिटिक्स का जो न्यूआंसेस हैं, वहाँ के जो इश्यूज हैं, वहाँ का जो एक कैलकुलेशन है, जो केमिस्ट्री है, वो डिफरेंट है सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया से? राम गुप्ता। सबसे पहले तो आपको और आपके प्राइम न्यूज के राष्ट्र भर में जो दर्शक हैं, जो इस समय इस डिबेट को देख रहे हैं, उन सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम जी। आवाज इको हो रही है, थोड़ा करेक्ट कर। हाँ, मैं इको ठीक करा तो पीसीआर इको ठीक करिए सर का। जी राम जी, आगे बताइए। देखिए, मैं अभी जो है बीजेपी
और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, क्योंकि आज का जो आपने विषय चुना है उस विषय से इतर दोनों प्रवक्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक चुनाव जीत की रणनीति पर आधारित जवाब दिए। मैं आपको बताता हूं असली मुद्दा नारी शक्ति क्या है। देखिए, हम यानी हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी नारी सम्मान के पक्षधर है, लेकिन सवाल यह है क्या महिलाओं का असली सशक्तिकरण हुआ या सिर्फ सियासी नौटंकी हुई? चेहरा बदलने से नियत नहीं बदलती जी। अपराध बढ़े, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए जी? महिला अपराध रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े, एनसीआरबी के आंकड़े गवाह हैं। रेप, दहेज हत्या, एसिड अटैक के केस बेतहाशा बढ़ चुके हैं। ये कैसी नारी शक्ति का काम? बेटी बचाओ सिर्फ पोस्टर में, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में झोंक दिया। बताइए कितनी बेटियां पढ़ाई में आत्मनिर्भर हुई? तीसरा सवाल, हाथरस उन्नाव पर इनकी आज तक चुप्पी है। जब हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, आप इनकी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसके लिए इंसाफ मांगा, पूछ लीजिएगा। उन्नाव की बेटी के जलाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी का नारी अभिमान कहां खोया हुआ था? और जिस दिन हमारी नई संसद का उद्घाटन हुआ था, उस दिन हमारे देश का स्वाभिमान अंतरराष्ट्रीय महिला रेसलों पे जमीन में लिटा करके उनको अपमानित किया गया था। वो अपना हक मांग रही थी, क्यों नहीं दिया गया? अरे चेहरा बदलकर पुरानी नियत को साबित करने का मुझे लगता है ये भी एक वो निकलेगा। महिला अध्यक्ष बनाकर क्या 11 साल की जो विफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी को वो छुप जाएंगी? क्या महिलाओं की सुरक्षा, न्याय, उनका रोजगार, इनसे हालात बदलेंगे? पूछ लीजिएगा। कि 5वां सवाल, महिला नेतृत्व की आड़ में ये ढोंग क्यों किया जा रहा है? महिला नेतृत्व का मैं स्वागत करता हूँ। पूछिए, भारत के जितने भी राज्य हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें से इकलौती एक सरकार थी राजस्थान में जहां एक महिला शक्ति नेतृत्व कर रही थी। और पूरे देश में, पूरी दुनिया को पता है किस बेदर्दी से इन्होंने चिट्ठी पत्री वाली सरकार बनाई और उस तेजस्वी महिला का इन्होंने अपमान करके उनको पद से हटा दिया जबरदस्ती। ठीक है राम गुप्ता, ठीक है, मैं प्रदीप भटनागर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से सवाल करूं, महिला आरक्षण का बिल पास किया गया पर लागू कब होगा? सिर्फ जुमला ही चलेगा या इससे असली बदलाव आने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अगर नारी सुरक्षा इतनी ही प्राथमिकता है तो एनसीआरबी के आंकड़े क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ठीक है राम गुप्ता, आप भटक रहे। राम गुप्ता, आप भटक गए विषय से। मेरा सवाल जो था, आप विषय से थोड़ा भटक गए। प्रदीप भटनागर, राम गुप्ता का जवाब मत दीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। दक्षिण भारत में, मैं फिर से सवाल आपसे दोहरा रहा हूं, दक्षिण भारत को फतेह करने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? कर्नाटक में बुरी तरह आप हारे, येदियुरप्पा को नाराज करने का जो खामियाजा था बीजेपी ने भुगता, और उन्होंने कहा भी जिस तरह से सीट बंटवारे के लिए वो चाहते थे उस तरह से सीट बंटवारा नहीं हुआ। जिन कैंडिडेट्स को वो चाहते थे उन कैंडिडेट्स को आप लोगों ने चुना नहीं। खुलकर चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया। मैं कर्नाटक में था, आखिरी 3 दिनों तक उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उसके बाद उनके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। तमिलनाडु में अन्नामलाई आपके एक बड़े नेता हैं, एक्स IPS ऑफिसर हैं, लगातार काम कर रहे हैं और उनका काम जमीन पर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन बात करें अगर आप आंध्र प्रदेश में, अगर आप तेलंगाना को हटा दें, हैदराबाद को हटा दें, इसके अलावा आपका जनाधार तो कहीं दिखता नहीं है। ना तो केरल में दिखता है, ना आंध्र प्रदेश में दिखता है, ना रायलसीमा में दिखता है। कैसे बीजेपी कैसे साधेगी? ये 3 महिला बहुत बड़ा की फैक्टर है दक्षिण भारत की राजनीति में, और अगर ये हो जाता है तो जो पॉलिटिकल पंडित हैं, मुझे जितनी समझ है दक्षिण भारत की राजनीति की, मुझे लगता है बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी के लिए अगर इन तीनों महिलाओं में से कोई एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है, क्योंकि तीनों ही दक्षिण भारत से। प्रदीप भटनागर।
ठीक है, प्रदीप जी का शायद फोन करें। आशीष सैनी से, आशीष आपसे भी मेरा सेम यही सवाल है। बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक होगा अगर दक्षिण भारत की इन तीनों महिलाओं में से किसी एक को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में जिस तरह बीजेपी संघर्ष कर रही है, थोड़ा संघर्ष कम होगा क्या? आशीष सैनी, देखिए अभी आपके जो सवाल है उसका मैं सीधा जवाब दूंगा जी कि महिला अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी के न तो मतदाताओं में फर्क आएगा जी, और न ही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में फर्क आएगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और आरएसएस की मूल विचारधारा महिला विरोधी है, न तो महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में है, न ही महिलाओं को अधिकार दिए जाने के पक्ष में है। तो इसलिए महिला अध्यक्ष बनने से कोई लाभ होगा, इसमें मुझे पूरी आशंका है। दूसरी बात, महिला अपराधों के विरुद्ध जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो रवैया है, निश्चित रूप से जो अपराधियों की मदद करने का है, वह रवैया बदलने वाला नहीं है। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल एक इनके लिए प्रोपेगेंडा हो सकता है, एक जुमले के रूप में सामने ला रहे हैं कि देखिए हमने एक महिला को अध्यक्ष बनाया है। लेकिन आप याद रखिएगा सर कि जब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी, तब उनके विरुद्ध इन्होंने किस किस तरह के जहर उगले हैं, वही जहर इनके मन में, इनके कार्यकर्ताओं के मन में, इनकी विचारधारा में भरा हुआ है और वो साफ दिखाई देगा। अगर ये अपनी पार्टी से किसी महिला को अध्यक्ष बनाते हैं तो उसकी कोशिश में तो मान सकते हैं कि लगे हुए कि अपनी छवि बदले, लेकिन जब तक इनके विचार नहीं बदलेंगे तो छवि बदलने वाली है नहीं। लेकिन आशीष भाई, दिल्ली में भी तो महिला सीएम है। आशीष भाई, दिल्ली में भी तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है मोदी सरकार ने और वो कामयाब दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली की कमान एक महिला के हाथों में है। नहीं, आप अगर एक बात देख लें कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया और जितने वादे उन्होंने किए थे वो सबसे वो मुकर चुकी हैं और वर्तमान में वो सबसे अधिक लोकप्रिय महिला मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आज स्थिति यह है कि ना तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ना ही उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक रूप से, वैचारिक रूप से इतनी ज्यादा कमजोर है और महिलाओं के विरोध में है कि वो महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिखाई दे रहा। इस तरीके से वो आज अपने वादों से मुकरते हुए प्रत्येक झूठ को, प्रत्येक नई घोषणा में उनका एक वादा टूट रहा है। तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी को बनने से या किसी महिला अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, सोच और वैचारिकता में कोई अंतर आने वाला है। ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रदीप भटनागर, प्लीज बताइए। प्रदीप, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, फिर कांग्रेस के सवाल का भी जवाब दूंगा। आपने निर्मला सीतारमण जी की बात करी है, देश का वित्त मंत्री मंत्रालय संभाल रहे हैं और बहुत लंबे टाइम संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है महिला होने के नाते। ये जो आम आदमी पार्टी और तो ये पार्टी जो दो कांग्रेस बोल रहे, जब महिला आरक्षण बिल पास होता तो सबसे ज्यादा चिल्लाना, कागज फेंकना इन लोगों ने काम करा। और संजय सिंह ने तो इतनी बदतमीजी करी, टैक्स पे चढ़ के बदतमीजी करी, माइक तक तोड़ने की कोशिश करी जब महिला आरक्षण बिल आ रहा था। तो आज महिलाओं की यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो श्रीमती सोनिया जी का ये जो गीत गाना गा रहे हैं, तो बता देता हूँ इस दुनिया की 5वें नंबर की इतने पैसे रही, इस लेडी कैसे बनी आज तक पता नहीं लगा जी। ये वही है ना सोनिया जी और राहुल गांधी जी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हाईकमान तय करेंगे कि सीतारमैया अध्यक्ष रहेंगे, डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। ये वो है, क्योंकि डमी सीएम बनता है। इनके तो पीएम जो मनमोहन सिंह थे तो वो बेचारे डमी थे, क्योंकि चेयरपर्सन यूपी है। खुद ही विदेश से जो भी हमारे मेहमान आते थे तो उनसे खुद ही मिलती थी वो, और खुद ही रेफर करती थी। वो भी हमने देखा है, हमने वो भी देखा है। सोनिया जी का चाल चरित्र और सब कुछ देखा है। हमें ना बताइए आप, हमें ना बताइए हाईकमान क्या होता है, हमें ना बताइए, हमें वो पीछे में बोलने दीजिए ना, मुझे जोर से बोलना पड़ेगा, मुझे बोलने दीजिए। मैं सुन लिया, मैंने आपको सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सोनिया जी के सोनिया जी कथा सुना रहा हूँ, सुन तो लीजिए, बोल तो लीजिए भैया। मैं सोनिया जी कथा बता रहा हूँ, महिला चेयरपर्सन की बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे, आप पीछे बोल रहे हैं आप अपने कुछ जिक्र करने में भी। वही तो कह रहा हूँ मैं, वही आपका चाल चरित्र जैसा है ना, क्योंकि आपने अभी महिला भारतीय जनता पार्टी है जो आरक्षण लाई है, उसके बारे में क्या लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह ये भारतीय जनता पार्टी है। महिला मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी का देश का नेतृत्व, अगर वित्त मंत्रालय तो भारतीय जनता पार्टी की ही अभी नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है वो। इनके विषय में आप जो आप बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी आंखें बंद की है
उन्होंने आपको और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश को जिस तरीके से बरगलाने का काम किया, और अभी सिंदूर बीच में, ऑपरेशन सिंदूर बीच में कहाँ से? ठीक है आशीष सैनी, एक मिनट, आशीष सैनी विषय से मत भटके। आशीष सैनी सुनिए, प्रदीप भटनागर, प्रदीप, आशीष सैनी सुनिए, प्रदीप भटनागर, प्रदीप भटनागर। मेरे से जब इससे बोला नहीं जाता था, पीछे बोले लगते रेगुलर, जब सुना नहीं जाता था इनसे। अरे नहीं तो आप क्यों जबरदस्ती बकवास कर रहे हैं? पीछे बोले लगते हैं, बीच में जबरदस्त बोले लगते हैं। महिला अध्यक्ष बनाने अपने ज्ञान की पुड़िया अपने पास रखिए सैनी साहब, मुझे मत दीजिए। महिला आरक्षण में लेट क्यों कर रहे हैं? मैं आपके सवालों का जवाब देने आज एंकर बैठे, मैं उनका जवाब दे रहा किया है। बताइए ना आपकी मानसिकता क्या है? राहुल गांधी ऐसी मानसिकता तो नहीं है हमारी। अरे मानसिकता हमारी नहीं है। आप राहुल गांधी से क्या सवाल पूछ रहे हैं बताइए ना पहले। सवाल तो आप पर उठाना, आप बताइए। आपने देश के साथ झूठ बोलने का काम किया, महिलाओं के साथ झूठ बोलने का काम किया, उन्हें बरगलाकर कहा कि महिला आरक्षण देने जा रहे हैं, और 2027 में। चलो भैया आप बोलो, मैं चुप बैठ जाता हूँ, मैं सुन लेता हूँ। आप बोले जाओ, बोलो। ठीक है प्रदीप भटनागर, आप जवाब दीजिए। आशीष सैनी प्लीज बीच में नहीं बोलिएगा। प्रदीप भटनागर, मैं फिर ये पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ जी प्रदीप। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बने, चाहे दक्षिण भारत से बने, उत्तर भारत से बनेगी, भारत की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हमारी नेता बने जो भी होगा जी, एक परिवार का नहीं बनेगा। और ये नहीं होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और ये कहेंगे कि भाई हाईकमान सीएम रहेंगे या फिर डीके शिव कुमार रहेंगे, नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस एक कठपुतली है और जिसको धागा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में है। तो ये दर्शाता है, जो ज्यादा बोल के सैनी साहब दिखा रहे हैं, मुझे नहीं दिखा रहे, जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं कि अपनी छुपाने की बातों की क्या और क्या नहीं बोला जा रहा है। जब एक निगम पार्षद जिसका दूर दूर तक पता नहीं था वो सीएम बन सकती है, महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं, फिर अपने नेतृत्व तो दिखा के जनता के बीच में आके, चाहे मध्य प्रदेश के सीएम एकदम बने, चाहे राजस्थान के सीएम जिन गए, आपके लोगों की तरह नहीं कर रहा। आपने युवाओं को नहीं आगे आने दिया, आपने महिलाओं को आगे नहीं आने दिया, आपने हर बार अशोक गहलोत जी को बनाया, आपने युवा दिखाई नहीं दिया। आपका हर जगह चार चरित्र कांग्रेस का क्या रहा, क्योंकि आपको चाहिए राज्यों से पैसा, कमीशन, तो वो रही भारतीय जनता पार्टी है, आप भारतीय पार्टी का भी जिंदगी में मुकाबला नहीं करेंगे। ये समाज की पार्टी है, परिवार की जिंदगी नहीं है। अब देख लीजिए, मैं छोटे सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी नया 4 दिन पुराना ही क्या था, खबर थी, लेटेस्ट खबर थी, 27 साल बाद फिर लालू जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए प्रदीप भटनागर, ये तो चार चरित्र है इन लोगों का। ठीक है, आलोक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक भाई बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के इस डिबेट में। मेरा सवाल आलोक भाई, ये थोड़ा आप देर से जुड़े हैं, लेकिन जो आशा है ये कि बीजेपी में 3 बड़े चेहरे महिलाओं के जो दक्षिण भारत से आते हैं, आपको पता है कि बीजेपी दक्षिण भारत का सूखा खत्म नहीं कर पा रही है। कर्नाटक हाथ से निकल गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इन तमाम जगहों पर अभी भी संघर्ष बीजेपी कर रही है। लेकिन 3 बहुत अहम नाम हैं, निर्मला सीतारमण, शी द फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्स डिफेंस मिनिस्टर, डी पुरंदेश्वरी एक बहुत बड़ा नाम है दक्षिण भारत में, इसके अलावा वंथी श्रीनिवासन भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो पहली बार इतिहास बदलने जा रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि आरएसएस भी कहीं ना कहीं सहमत है। तो कितना बड़ा चेंज होगा, शिफ्ट कितना होगा? दक्षिण भारत की एक महिला जो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही है, इन तीनों नामों में से कोई एक, क्या दक्षिण भारत में फर्क, इट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन साउथ इंडिया पॉलिटिक्स फॉर बीजेपी, या आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? आलोक जी, देखिए, क्षेत्रवाद और तो राजनीति का प्रमुख हिस्सा रहा जातिवाद और धर्म के बाद। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हो सकता कि साउथ से कोई अगर बीजेपी अध्यक्ष आएगा, हाँ, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा जी। लेकिन क्या इतना प्रभाव पड़ेगा कि वो केरला और तमिलनाडु का सूखा खत्म कर देगा? ये भी देखने वाली बात होगी। ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं राजनीति में, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार और इन राज्यों को निगलेक्ट करके, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कोई बंदा जी, तो क्या नॉर्थ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ करके साउथ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, उससे क्या नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर नहीं होगी? क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी में, नर्मदा के नीचे एक बार बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष या 2 बार, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहा साउथ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें तो नॉर्थ में मजबूत है। अब वो साउथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर लेकर आती है, तो क्या जो नॉर्थ के लोग हैं वो उनको उस तरह से वाकई स्वीकार कर पाएंगे? ये सरकार का मिनिस्टर नहीं,
ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये भी बहुत निगेटिव पड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयोगों के लिए जानी जाती है, और निश्चित बात है अगर कोई महिला बनती है, इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर महिला आरक्षण लेके आने वाली है भारतीय जनता पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी जितना आगे के लिए चलती है वो 2029 की तैयारी शुरू करती होगी उसने, तो 2029 की लड़ाई के लिए अगर महिला प्रेसिडेंट बनती है तो निश्चित बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन अब यह है कि बिंदेश्वरी या निर्मला सीतारमण या एक नाम जो आपने और बताया, डी पुरंदेश्वरी, पार्टी को तय करना होगा, बिंदेश्वरी जी। लेकिन तो इसमें देखना होगा, अगर मेरी चॉइस है तो मैं निर्मला सीतारमण पे जाऊंगा, क्योंकि वो केंद्र में एज ए मिनिस्टर काम कर रही है। नॉर्थ इंडिया को कुछ हद तक स्वीकार है एज ए मिनिस्टर, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने काम किया, और वो साउथ की भी है। तो अगर ये चुनाव आए तो मैं जो अपनी तरफ से एक विश्लेषक होने के नाते मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण पहली चॉइस बन सकती है, क्योंकि वो नॉर्थ में भी स्वीकार हो सकती है। आलोक भाई, एक सवाल ये भी था कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी चल रहा है लखनऊ से, आप भी जानते हैं एक दलित चेहरा और ओबीसी चेहरे की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, हम ईस्टर्न फार ईस्टर्न इंडिया की बात करें, चाहे हम पहाड़ों की बात करें, बीजेपी साउथ के मुकाबले इन इलाकों में मजबूत है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, हम यूपी की बात करें, हम बिहार की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हम एमपी की बात करें। लेकिन बड़ा मसला ये है कि दक्षिण के 4-5 जो बड़े राज्य हैं वो हाथ में ना आना भी कहीं ना कहीं बीजेपी का फेल्योर जरूर है। अगर आप कर्नाटक को छोड़ दें, क्योंकि येदियुरप्पा को नाराज करके बीजेपी ने कितना बड़ा नुकसान उठाया आप देख ही रहे हैं। उस कैडर के नेता को नाराज करके नए चेहरों को मौका देना, प्रचार प्रसार के लिए येदियुरप्पा 2 दिन पहले आते हैं, रोड शो करते हैं, जबकि वो शख्स, वो नेता महीनों प्रचार करता था जब कर्नाटक में इलेक्शन होते थे। आपने भी देखा है, वेरी श्योर। लेकिन दक्षिण भी तो साधना जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य एक बहुत प्रोमिनेंट चेहरा है, नाम उनका भी आ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन आप यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ साथ लेंगे, दक्षिण कैसे सधेगा आपसे? दक्षिण को साधना बहुत जरूरी है, और उसमें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु से आ जाए और भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों में मजबूती से हो जाए, ये दोनों समन्वय क्या जरूरी कि हो पाए? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ही दक्षिण में विस्तार होगा? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है दक्षिण में तो विस्तार नहीं होगा। और क्या नॉर्थ से राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो क्या भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में तो 15, 20, 25 साल तक सत्ता में ही नहीं रही। एग्जैक्टली। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही संगठन मजबूत हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सिंबॉलिक चीज है, और उस सिंबल में अगर आप नॉर्थ को कमजोर कर देंगे, और जहां साउथ में गारंटी लेके आप मजबूत हो पाएंगे, और नॉर्थ को नर्मदा के ऊपर लोगों को आप नाराज करेंगे, ये भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो सोच जरूर रहा होगा कि साउथ के चक्कर में नॉर्थ भी निकल जाए। तो इसलिए आलोक पांडे से नहीं, संगठन से मजबूती आएगी। मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास भी जा रहा हूं। आलोक पांडे, मेरा आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभी मुझे जाना है तमाम प्रवक्ताओं के पास। अन्नामलाई को जिम्मेदारी दी गई, ही वॉज अ एक्स IPS ऑफिसर, और वो अच्छा काम तमिलनाडु में कर रहे हैं, लेकिन जो इंपैक्ट दिखने की उम्मीद थी तमिलनाडु के चुनाव में वो दिखी नहीं। अकेले दोषी है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो दोषी नहीं है। क्या एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते, या जिनको जो तमिलनाडु की केवल अन्नामलाई को जिम्मेदारी दी गई, क्या पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होनी चाहिए? और मैं फिर कहता हूँ, राज्यों की लीडरशिप को मजबूत करिए। केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष देने मात्र से ये टोकनिज्म होगा, और टोकनिज्म से अगर लाभ मिलता है तो दे दीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे उत्तर भारतीय, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी जहां मजबूत है वहां के वोटर्स से ना हो जाए। ठीक है, प्रदीप भटनागर के पास मैं जा रहा हूं। आलोक पांडे जो बात कह रहे हैं बहुत तार्किक बात है कि आप नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया का एक चेहरा बनाते हैं जो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स की, वहाँ की रवायत को, वहाँ की संस्कृति को समझता है, वो अध्यक्ष बन जाए, एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। प्रदीप जी, दक्षिण भारत की बोलचाल, रहन सहन, खान पान आइटनरी डिफरेंट है, तो दक्षिण सधेगा कैसे? अगर हम लोग यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के शख्स को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते रहेंगे तो दक्षिण कैसे साधेगी बीजेपी? बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी, एक तरह से देखा जाए तो। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण से रहे भी हैं, तो कम समय के लिए रहे। रही साधने वाली बात, हर पार्टी, हर संगठन अपनी कोशिशें करता है अपनी जड़ बढ़ाने के लिए। दक्षिण में भी करें, आपने बड़े चेहरे की बात करी, कार्यकर्ता ही चेहरा बड़ा करता है, अपने नेता को खड़ा करता है। तो
कार्यकर्ता की शालीनता होती है। जब आपने बात करी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आप दक्षिण की देखे, और ये सुन रहा था पांडे जी कह रहे थे कि आप उत्तरी क्षेत्र हमारा कमजोर हो जाएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़वाने उतरता है तो वो अपनी शैली में उतरता है, और जब आपको भी पता है कि मुझे किस तरह चुनाव लड़वाना है। अभी आपने बात करी कि इतनी मेहनत की बाद भी तमिलनाडु में सरकार क्यों नहीं आई? क्या हमने नहीं देखा जयललिता जी के टाइम में किस तरह टीवी बांटे जा रहे थे, कुकर बांटे जा रहे हैं, किस तरह पैसा हाउस में बांटे जाते, नहीं देखा? क्या हम तो पहली बार चुनाव लड़ने गए थे कलकत्ता, पश्चिम बंगाल चुनाव लड़े और बहुत मजबूत चुनाव लड़े। ठीक है, सरकार नहीं बनी मगर कम से कम 70 से ऊपर हमारे विधायक तो आए, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आए। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि पहले राउंड में हमारा खाता और बड़े स्तर पे खुला। ये हमारे लिए लोकसभा में ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे केरला में लंबे टाइम से हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, वहां से एक लोकसभा सीट आई। ठीक है राम गुप्ता, मैं आपके पास अभी आपने कर्नाटका की बात करी थी और आप कह रहे थे सीतारमैया जी को नाराज की बात करो। जी ठीक है प्रदीप जी, आपको पता है कांग्रेस ने क्या वादे करे थे कर्नाटका के अंदर कि मुसलमानों को 4% आरक्षण ज्यादा देंगे और इनकी बस फ्री होंगी, और सचिव की बस फ्री होंगी। और क्या क्या वादे करे थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो आज तक चालू नहीं हो पाया। ये झूठ बोल के इन्होंने बीके शिव कुमार जी ने जिस तरह मुसलमानों के क्षेत्रों में जा जाके, मुस्लिम समुदाय के क्षेत्रों में जा जाके और गुपचुप मदरसों की बैठकें करी, क्या वो सबको नहीं पता? सबको पता है कितना झूठ बोल के जीते। तो आप ये मत बोलिए कि सीतारमैया जी के हम उससे। ठीक है, राम गुप्ता के पास जा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता। इससे पहले कि आप रिएक्ट करें, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है। आपकी स्थिति क्या है? दिल्ली में देख ही लिया, पंजाब में हम देख ही रहे हैं, गुजरात में हमने देख ही लिया, वाराणसी में हम, यूपी के अलग अलग जगहों पे हमने देख ही लिया। दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर आपका कमेंट चाहता हूं। दूसरा, दक्षिण भारत के लिए क्या कुछ प्लान है क्या अरविंद केजरीवाल का? अमित जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी, सवाल ये है कि आपका आज का जो मुद्दा है वो नारी शक्ति, नारी सम्मान से जुड़ा हुआ है या बीजेपी की पॉलिटिक्स पावर से जुड़ा हुआ मुद्दा है? सर, दक्षिण भारत की राजनीति पर हम डिबेट कर रहे हैं सर। तो सर, आपका जब मुझे मैसेज आता है उसमें तो नारी शक्ति, नारी सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा लिखा हुआ, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया? बताइए, अच्छा बोलिए। मैं फिर कहूंगा, नारी सम्मान हमारा साझा दायित्व है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने नारी को सियासी मोहरा बना रखा है। मैं निर्मला सीतारमण जी के बारे में भी आपको बताता हूं जी। आज सवाल चेहरे का नहीं, नियत और नीतियों का है। अगर नारी शक्ति को वाकई सम्मान देना है तो उन्हें न्याय, सुरक्षा और अवसर दीजिए, ना कि उन्हें सिर्फ चुनावी नौटंकी कराइए। बताता हूं, निर्मला सीतारमण जी जब मौजूदा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो अहमदाबाद में पुराने वाले ऑफिस में बैठा करती थी, तब भी उनका कोई वर्चस्व नहीं था। आज तक जिस महिला ने सरपंची का चुनाव नहीं जीता, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को, यानी गुजरात के जो 2 लोग हैं, हम 2 और हमारे 2+2, उन लोगों की जो चाटुकर्ता करेगा वही शीर्ष पर बैठेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका वो बयान गलत है, इस पर आरएसएस कभी मोहर नहीं लगाएगी। दूसरा, पुरंदेश्वरी जी के बारे में मेरा उनका पूरा सम्मान है और उनके लिए मैं ये कहता हूं कि अगर उन्हें मौका दिया जाता तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी में ये महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है, खास करके जो अभी आप कह रहे थे कि इनके संगठन में जो महिला शक्ति है, उनके साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया जा रहा है और भद्रता की जा रही है, गाहे बगाहे जो है, बहुत सारी खबरें मिली। अभी उत्तर प्रदेश के एक जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है नारी शक्ति का अपमान किया, जिसको सार्वजनिक पूरे सभी चैनलों में दिखाया गया और अखबारों में छपा, और बाद में उसने जो है माफी भी मांगी। हालांकि उसे माफी मिली कि नहीं मिली मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि उसे जिला अध्यक्ष के पद से हटाया गया कि नहीं हटाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चाहे जिस नारी का अपमान कर दे,
चाहे जिसने इनके यहाँ पर इसका भारतीय जनता पार्टी का नाम भी है, भारतीय जनता बलात्कारी पार्टी है। ये बलात्कारियों को संरक्षण करने वाली पार्टी है। और इसीलिए मुझे डाउट है, इसीलिए मैंने आपसे पहला सवाल किया कि क्या पावर पॉलिटिक्स का मुद्दा है आज का, या नारी शक्ति या नारी सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है? ठीक है, आशीष सैनी के पास जा रहा हूं। आशीष सैनी, अगर सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और बाकी भारत के हिस्सों की बात कर दे, बीजेपी वहां मजबूत स्थिति में है, लेकिन दक्षिण भारत का जो गढ़ है वो अभी तक बीजेपी धराशाही नहीं कर पाई है। कांग्रेस बहुत मजबूत दक्षिण भारत में है और जो सहयोगी दल कांग्रेस के हैं वहाँ पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, या करेगी नहीं करेगी ये अलहदा विषय है आशीष जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन इलाकों में जहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है, ये महिला सशक्तिकरण वाला कार्ड मजबूती से आपके खिलाफ बीजेपी खेल सकती है ना आशीष सैनी, दक्षिण भारत में? देखिए, जिस प्रकार से रामनाथ कोविंद जी को बनाकर दलितों का हित साध दिया गया, जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को बनाकर आदिवासियों का पक्ष कर लिया गया, ठीक उसी प्रकार से यदि भारतीय जनता पार्टी जैसा मीडिया में चलवा रही है और वैसा करती है, तो ठीक उसी प्रकार से महिलाओं का हित भी भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष कर लेगी। यानी कुल मिलाकर शून्य। ना तो रामनाथ कोविंद जी को, ये जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष है लोकसभा के, ना तो इन्होंने दलितों के पक्ष में कोई बात की, ना द्रौपदी मुर्मू जी ने आदिवासियों की बात की, तो इसलिए महिलाओं की बात भी कुछ नहीं होगी, केवल एक दिखावा है भारतीय जनता पार्टी की इस सोच का, जिसमें वो किसी भी नए व्यक्ति को एहसान रखकर खड़ा कर देती है और कहती कि इन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। नेतृत्व तो किसका चल रहा है सबको मालूम है। लेकिन आज स्थिति है कि प्रदेशों में जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, जिन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जिनको राष्ट्रीय समिति में लेते हैं, वो कतई भी अपने इलाके में भी लोकप्रिय नहीं है। ये चुनाव जिस तरीके से लड़ते हैं वो अलग चीज है, जो उनका संगठन है वो लोकप्रिय नेताओं का संगठन नहीं है। पदाधिकारी ना तो लोगों से मिलते, ना लोगों से बात करते, ना उनके हित की कोई आवाज अपनी ही सरकार में उठाते हैं। तो हमारा यही मेरा वक्तव्य है कि आपके ये कदम उठाने के बावजूद भी महिला विरोधी मानसिकता को आप छुपा नहीं सकते। आपकी ये मानसिकता जग जाहिर है। देश की महिलाओं ने आपके प्रति अविश्वास है। आपने सिंदूर तक बेचकर, सिंदूर के नाम पर भी उनको अपमानित करने का काम किया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में आपने जिन महिलाओं को कष्ट हुआ, जिनको पीड़ित हुई, आज भी उन आतंकवादियों का पता नहीं है। और आप देखेंगे तमाम अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए। भारतीय जनता पार्टी की न तो कोई महिला सांसद बोलती, ना कोई पदाधिकारी बोलती, कोई एक आवाज भी जनता के हित में नहीं उठाई जाती। वही स्थिति इनके दलित नेताओं की है, वही ओबीसी नेताओं की है, वही सबकी है। तो आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी चेहरे तो बदल रही है लेकिन अपनी मानसिकता नहीं बदल रही, इसलिए उनके मतदान बढ़ने घटने का या कोई लाभ नुकसान का कोई स्थिति नहीं बन रही। ठीक है प्रदीप भटनागर, मुझे एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल का जिक्र अगर आता है तो वहां पर बीजेपी शून्य थी, लेकिन वहां पर अब बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के जहन में ये डर है क्या कि दक्षिण के चक्कर में पूर्व, पश्चिम और उत्तर हम खराब नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो आलोक कह रहे हैं, ये है वैलिड पॉइंट कि भाई आप दक्षिण भारत को मजबूत करने के चक्कर में अपना पूर्व, पश्चिम और उत्तर खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, मजबूत चेहरे वहीं से आपके हैं। जो आपका जो पॉलिटिकल कैडर है बीजेपी का, वो इन्हीं राज्यों में है। ऐसा भी है क्या प्रदीप भटनागर जो आलोक कह रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा चीजें को मैं सोच रहा था कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत की बात करें। दक्षिण भारत के अंदर हम काफी टाइम से अपनी पार्टी को मजबूत करने लगे हैं और हमें सफलता नहीं है, पर बहुत कभी भी नहीं है। आप उत्तरी भारत की बात करें, प्रदीप आपकी आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू, आप प्लीज़ नेटवर्क चेक करिए। मैं अपने पॉलिटिकल जो हमारे विश्लेषक हैं उनके पास जा रहा हूं। आलोक भाई, दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो बीजेपी का यूपी में जो प्रदर्शन रहा लोकसभा विधानसभा चुनावों में, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एक फियर ये भी बीजेपी के अंदर है, जो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव के खिलाफ बहुत बेहतर बीजेपी नहीं कर पाई, चलिए सरकार आपकी बन गई। दूसरा, हम अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में जो कैलकुलेशन बीजेपी की रही वो बिल्कुल सेट नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार वहां पर आ गई और बीजेपी ने जीती हुई पारी बीजेपी कर्नाटक में हार गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने पुराने बड़े चेहरों को इग्नोर किया। आपने गलती की कि युवाओं को मौका देने के चक्कर में आपने अपने सबसे मजबूत नेता को साइडलाइन कर दिया, जिसका खामियाजा आपने भुगत लिया। दक्षिण भारत में कमोबेश क्या बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही किसी बड़े चेहरे को?
लोग तो बहुत सारे हैं, राजनीति में बहुत बड़े बड़े चेहरे दक्षिण भारत में हैं। क्या बीजेपी प्रोजेक्ट कर नहीं पा रही है या डर रही है प्रोजेक्ट करने से कि ऐसा हो फोकस शिफ्ट हो जाए पूरा उधर ही? दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत की राजनीति से थोड़ा सा अलग है। वहां का भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व कार्ड है अभी उस तरह से खासकर केरला और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी उसके बीजारोपण कर पाई है, अभी वो दक्ष में नहीं बन पाए जी। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना जो राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे लगता है कि उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु का देने की तुलना में तमिलनाडु पर और ज्यादा फोकस करे सांगठनिक रूप से। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संपूर्ण भारत में समय देता है और जहां आप मजबूत है नर्मदा के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां का होना चाहिए, जहां आप कमजोर है वहां दूसरे तरीके से काम करिए। उसके लिए आप सांगठनिक रूप से काम करिए, संगठन को मजबूत करिए, ग्राम से लेकर के और राज्य लेवल तक काम करिए। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष घोर तमिलनाडु का बनाते हैं, आप ये मान के चले, तमिलनाडु में कई बार गया हूं, वहां के लोगों की हिंदी में पकड़ कम से कम नॉर्थ इंडिया में जो भाषा बोली जाती है उस तरह का पकड़ तो हो ही नहीं सकता। उसका कम्युनिकेशन टूटेगा नॉर्थ से। क्या एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश करेंगे जो नॉर्थ के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत तलब है? ये बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी को हिचकिचाहट होगी साउथ इंडिया में, खासकर डीप साउथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में। डीप साउथ की जो कल्चर है उससे जो नॉर्थ की कल्चर में आपको जोड़ने में, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम्युनिकेट करने में बहुत सारी दिक्कतें। मतलब आलोक भाई आप ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर बीजेपी ये कर देती है। देखिए निर्मला सीतारमण पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रही हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ज्यादातर जो वो बयान मीडिया को देती है, ज्यादातर वो अंग्रेजी में होते हैं। शी अवॉइड्स व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग इनटू हिंदी, वो बहुत अवॉइड करती हैं। तो जब जो महिला इतने सालों से कैबिनेट में रह के यहाँ पर राज्यसभा में रहना और दिल्ली की सड़कों पर उनका आना जाना रहता है, यहाँ के लोकल फूड का भी बहुत उनको शौक है दिल्ली के, लेकिन वो हिंदी बोलने से बचती हैं, तो दक्षिण भारत के लोग तो क्या ही यहाँ पे सेट हो पाएंगे? तर्क तो बिल्कुल ठीक ही है आपका आलोक जी। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो कम से कम भारत की जो सबसे बड़ी भाषा बोली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे ज्यादा मजबूत। तो ये लॉजिक कैसे भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है कि दक्षिण में मजबूत होने के लिए अपने मजबूत जिलों को कमजोर कर देगी? क्योंकि देखिए भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है। तमिल को कैसे आप पूरे भारत में से जो हम भाषा समझते ही नहीं। उत्तर भारत का नेता तमिल में दो लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तमिल, दूसरा मतलब अंग्रेजी। लेकिन जो उत्तर भारत में है वो ना नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया के साथ नहीं समन्वय बनता, खासकर केरला और तमिलनाडु। वो समन्वय की कमी भारतीय जनता पार्टी को डीप साउथ से अगर प्रेसिडेंट बनाती है तो निश्चित बात है उस समन्वय की कमी उसे खलेगी। ठीक है, प्रदीप भटनागर के पास जा रहा हूँ। ठीक है आलोक भाई, ज्यादा वक्त नहीं। प्रदीप भटनागर, मेरा एक सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार सियासी जो है सरगर्मियां तेज हैं लखनऊ के सियासी गलियारों में। क्या केशव प्रसाद मौर्य अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा किसी को नहीं पता। अरे कुछ तो बता दीजिए जो मैं आपकी पसंद कौन है? जी मेरी पसंद तो वो है जो मेरा छोटा छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आया और पार्टी का नेतृत्व करे। जी मैं तो यही चाहूंगा। पहली चीज मैं अभी सुन रहा था कि भाषा वाली बात कर रही थी तो निर्मला सीतारमण जी के बारे में हिंदी और इस बातें। देखिए आज जो यूपीए की राष्ट्रीय जो चेयरपर्सन रह चुकी है वो गांधी तक तो ढंग से बोल नहीं पाती। चलो वो तो मेरे भारत की है, चाहे वो हिंदी सीधी या जैसी बोले, कम से कम भाषा तो देश की है, चाहे साउथ की है। तो वो जब तक सोनिया गांधी पूरी उम्र भारत के अंदर हो गई वो आज तक अपने बेटे का नाम ढंग से नहीं ले पाती। निर्मला जी तो फिर भी थोड़ी बहुत हिंदी तो ठीक बोलती है। तमिलनाडु हो चाहे आंध्रा हो, थोड़ा बहुत तो समझता है साउथ की बोली में। तो सर शब्दों का जो उल्लेख आप कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। देश की अगर बेटी है और वो राष्ट्रीय मेरी पार्टी के अध्यक्ष बनेगी तो अच्छी बात है और नेतृत्व तो मिलना भी चाहिए। आज जब दो विरोधी दल बैठे हैं उसे पूछिए ना, एक डमी मुख्यमंत्री बनाई दिल्ली की जो बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी, केवल पीसी और गवर्नर। अभी तो सीएम बैठी है जो काम करे, राजन काम करती है। आपने महिला नेतृत्व में राबड़ी देवी को भी देखा कि राबड़ी देवी रात को जेल जाती थी लालू जी से मीटिंग करने, आज क्या करना है कल क्या करना है।
ठीक है, आशीष सैनी के पास जा रहा हूं। प्रदीप जी ज्यादा वक्त नहीं है। आशीष सैनी प्लीज रिस्पॉन्ड। आशीष सैनी ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है आशीष सैनी। बात कहूंगा, लेकिन आप उससे पहले भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय ने यहाँ अपना सारा वक्तव्य दिया है, इसमें कहीं इन्होंने सोनिया गांधी जी की आलोचना की है, कहीं राबड़ी देवी जी की आलोचना की है, कहीं किसी की आलोचना की है। यानी इनकी पार्टी में जो महिलाएं रहेंगी वो सबसे अच्छी है और जो इनकी पार्टी में नहीं है वो सबसे बुरी है। इनकी जो महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है वो सामने आ गई है। आरएसएस की मानसिकता, आरएसएस में आज तक कोई अध्यक्ष या अध्यक्ष तो छोड़िए, कोई पदाधिकारी महिला होती ही नहीं है, क्योंकि ये मूल रूप से महिला विरोधी है। जिस तरह की मानसिकता गोडसे की और उनकी रही है, मैं आपके टीवी चैनल पर नहीं बोलूंगा, ये उसी मानसिकता के लोग हैं। और ये महिला पदाधिकारी को केवल इसलिए बनाने के लिए इच्छुक हैं या मीडिया में इस तरह की खबरें छोड़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा लाभ इन्हें मिल सके। बाकी इनकी मानसिकता महिला विरोधी ही है। और कांग्रेस की या अन्य दलों में जहां महिलाएं काम किया वहां बड़े सम्मान से काम किया है और पूरी पार्टी ने उनको अपने नेता के रूप में स्वीकार किया और उनकी लोकप्रियता पूरी है। ये तो उनको नेता बनाएंगे जिनकी लोकप्रियता शून्य है। अभी आपके चैनल पर मैं देख रहा था, कुछ और जगहों पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ गया। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सरकार बनवाई, बाद में लात मार के अलग खड़ा कर दिया। अब जब जमीन खिसक गई है तो अब इन्हें ओबीसी याद आ रहा है। ऐसे इनकी दलितों के प्रति प्रेम है। यानी भाजपा का पूरा जो फोकस है वो डी फोकस हो चुका है। इनको कुछ मालूम ही नहीं है क्या करना है। ठीक है आशीष सैनी, ज्यादा वक्त नहीं है। राम गुप्ता जी 1 मिनट मेरे पास है, बस 1 मिनट। राम गुप्ता जी प्लीज रिस्पॉन्ड। 30 सेकंड का ये सवाल है मेरा, ठीक, और वो आपसे है अमित जी। हाँ। आपके इस प्रोग्राम में सत्ता पक्ष से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो क्या सत्ता पक्ष को जवाब देने का अधिकार नहीं लिया जा सकता है? इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं अमित जी। सवाल का जवाब हो और हर आदमी को जवाब देने का हक है। सत्ता पक्ष से जवाब लेने का अधिकार है मुझे या नहीं है? बिल्कुल है राम गुप्ता, बिल्कुल है। तो मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देने दिया आपने? दोबारा पूछ लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं राम गुप्ता जी, पूछ लीजिए दोबारा। अब क्या पूछ लूं? मेरे तो रिकॉर्डेड सवाल है, आप भेज दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब को। आपने साफ शब्दों में कहा कि राम गुप्ता जी के सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो दोबारा मुझे कभी भी आपके चैनल पे डिबेट के लिए मत बुलाइएगा। राम गुप्ता जी मुद्दा बिल्कुल अलग था, आप अलग विषय पे बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच राम गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना एजेंडा चलाने के लिए ये हमारा टीवी चैनल नहीं है। हम जिस लाइन पे डिबेट करेंगे उसी लाइन पे आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रदीप भटनागर बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सैनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।